अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के हक में बयान देना शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इलेक्शन से पहले 3 केसेस में 31 साल की इमरान खान साहब को जो सजा दी गई वो उनको हराने के लिए दी गई और जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ और जितनी टीम नवाज शरीफ की है वो इस वक्त बड़ी परेशान है। उन्हें लगता है कि वो सही जगह पर नहीं हैं और जो इस्तेहकाक उनका था उन्हें मिला नहीं। यहां तक कि राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब की ये मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते। इट मीन्स के राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बल्कि नवाज के धड़े को ये इदराक हो चुका है कि उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर कोई है जो उनको हरा सकता है, जो उनकी जगह ले सकता है और ये जगह उन्हें जो मिली हुई है वो उनके शायाने शान नहीं है। इस वक्त ये भी बयान सामने आया कि किसी के कहने पे जावेद लतीफ साहब खामोश हैं, अगर वो बोले तो बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। जेरे जमीन हकायक क्या हैं, पस्से पर्दा हकायक क्या हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हस्साम दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त स्पेयर किया। दुरानी साहब, ये क्या चक्कर है, राना सनाउल्लाह को ऐसा क्या डर है कि वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो ये नहीं चाहते कि वो वजीर आजम बन जाएं, वरना वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। क्यों इतना ताकतवर समझते हैं राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी साहब को? हस्साम दुरानी साहब, ओवर टू यू। जी, बेसिकली बात यह है कि जो अभी आपने बात की है और खासतौर पे आपने जो फियर अभी बताया है राना सनाउल्लाह साहब का, तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो उनका फियर है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को, ये सिर्फ उनके अकेले का फियर नहीं है, ये आबिद भाई आपको भी पता है, आपके साथ भी गाहे गाहे जो है वो गुफ्तगू होती रही है, और बल्कि जो लास्ट आपकी और हमारी जो एक मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी और ये भी एक काका साहब के बारे में भी बात हो रही थी और इनके बारे में भी बात हो रही थी। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दुरानी साहब, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है हस्साम दुरानी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे काफी कड़ी नजर रखते हैं। दुरानी साहब, हाउ डू यू थिंक राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी साहब को इतना स्ट्रांग क्यों समझते हैं कि उनके ख्याल में अगर वो वजीर आजम भी बनना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता? देखिए, जैसे पहले बात हो रही थी कि ये उनका फियर है और बिल्कुल वो दुरुस्त उनका फियर है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी और मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी और मेरी जो कुछ जो इससे पहले भी गाहे गाहे होती रही और हमारी जो एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे जो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और वहां पे तज्जियाकार भी मौजूद थे और जिसमें मैंने कॉलम भी लिखा था और उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया था, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस वहां पे भी ये गुफ्तगू हुई थी इसी मौजूद के ऊपर, एक कक्कड़ साहब के और एक मोहसिन नकवी साहब के इशू के ऊपर। लेकिन हमारे जो यारान मन है वो इस मौजूद पे गुफ्तगू करने को या ये समझते हैं कि शायद उनके लिए कोई शजरा ममनुआ है, किसी तरफ देखेंगे इसको टच करेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मेरे लिए इस किस्म का कोई शजरा ममनुआ नहीं है। सर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आप ही के एक प्रोग्राम के अंदर मैंने गुफ्तगू की थी और उसमें मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पॉलिसीज जो है पाकिस्तान के अंदर, जो एक हुकूमत ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो उनका तसलसल जो है वो आखिरी हुकूमत तक भी जारी रहा है। और अगर आप देखते हैं तो धीरे के अपने एतमाद के बाद जो 16 माह की जो हुकूमत बनी उसके अंदर दरमियान में जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसके बाद केयर टेकर जो गवर्नमेंट आई थी उसको उन्हीं पॉलिसीज को आगे लेके चलाने के लिए या उनको आगे बढ़ावा देने के लिए या उनको कंटिन्यू करने के लिए काकर साहब और मोहसिन नकवी साहब जैसे जो दो शख्सियत वो सबसे पहले जो थी वो आगे आई हैं। और उसके बाद जब दोबारा नवाज शरीफ साहब की और जो पार्टी जो थी जब उसने जो इलेक्शन में कुछ सीटें ज्यादा उसने जीत ली, उसके बाद जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो आप ये देखें तो उस वक्त भी मेरा आपसे यही कहना था कि अब पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा और अगर इसी तरह 5 से 10 साल तक मुसलसल पॉलिसी एक ही जैसी पॉलिसी चलती रही तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा
चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, और वो आपने देख भी ली। अब अच्छा, यहाँ 5 जो से 10 प्रॉब्लम ये साल हो रहा है, अच्छा, ये ख्वाहिश तो अच्छी हो सकती है दुरानी साहब, 5 से 10 साल। आप ये समझते हैं अल कादिर ट्रस्ट केस इतना मजबूत है कि इमरान खान को जेल में रखा जा सके, तोशाखाना केस इतना मजबूत है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके, इद्दत में निकाह का केस इतना स्ट्रांग है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके, या दूसरा एक दो जो केसेस हैं जिन्हें बड़े केसेस समझा जा रहा है, क्या वो इतने बड़े केसेस हैं? और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो क्या ये तसलसल कायम रहेगा? सर देखें, आपने जो जो केसेस की मुझे आपने अभी जो आपने पॉइंट आउट किया या आपने लिस्ट मुझे बताई है, सारे केसेस एक साइड पे आप कर दें, और एक इस्लामी मुल्क के अंदर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इद्दत के दौरान केस जो है इमरान खान साहब का, इद्दत के दौरान जो उन्होंने निकाह किया और उसके बाद उन्होंने जो झूठा जो था अपना वो एफिडेविट जमा करवाया, और जो निकाह हुआ है इसने के पहले उनका निकाह पढ़ाया और उसके बाद दोबारा फिर निकाह पढ़ाया, और उसने अपना एफिडेविट जो था उसने अदालत में जमा करवा दिया कि वाकई ही इमरान खान साहब ने ये गलती की है और ये गलत हरकत की है। तो इसका मतलब है इससे बड़ा केस कोई हो ही नहीं सकता इमरान खान साहब को जिंदगी भर के लिए बाहर निकालने के, यानी कि अंदर रखने के लिए इससे बड़ा कोई और केस हो नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है भाई मेरे, कि आप और मैं जो है हम लोग दूसरों की आंखों के अंदर शरीर नजर आ जाता है, और अपने उसका बाहर तक हमें नजर आ जाता है, और अपनी आंख के अंदर शरीर भी घुसा होगा तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। हम लोग लोगों की अपने लीडरान की मोहब्बत के अंदर इतने गोटे गोटे छोड़ के, मैं कहता हूँ सर के बालों तक इतना बुरी तरह धंस चुके हैं कि हमें ना कानून का किसी किस्म का अंदाजा होता है, ना हमें दीन का अंदाजा होता है, ना हमें शरीयत का अंदाजा होता है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे लीडर ने जो कह दिया वही हमारे लिए हर पे आखिर है, हमारे लीडर ने जो हरकत कर दी है, जो काम कर दिया, वो उसके लिए ही सूट करता है। आपको शायद याद होगा कि वो यासर शामी ने एक वो मज़ाहिया पैरोडी सी वो पढ़ते होते थे, और उसमें वो कहते होते थे कि मौलवी साहब जो है वो खराब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप करती हैं, फैशन करती हैं, तो ये जानने में जाएगी। तो दरमियान से मेरे जैसा एक आदमी उठ के कहता है कि मौलवी साहब फटी फुटी भी तो लाती है। तो मौलवी साहब ने कहा कि यार वो उनके सोनी उनको तो सुना है बड़ा बड़ा लगता है, यानी कि उसको तो जज की बहुत है। तो भाई मेरी बात ये है, तो अभी जो आपने बात की है इन तमाम चीजों को, दूसरी बात ये है कि आपको नहीं पता, आपको अंदाजा नहीं है कि इस जब आपने इधर के केस की अगर आपने बात की थी, तो कैसे कैसे यहाँ पे जगातरी लोग, मौलाना हजरात हमारे पास, और हमारे जो मुफक्करान है, इवन हमारे पढ़े लिखे जो तबका है, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या पीएचडी डॉक्टरेट जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमें कैसे कैसे तौजीहात दी हैं कि नहीं भाई ये जो हो गया बिल्कुल ठीक हो गया। अगर हाँ ठीक है यार उसे गलती होगी थी, तो उसके बाद अगर उसे दोबारा निकाह पढ़ लिया तो उसका मतलब सबने गलती का कफारा तो आपके ख्याल में कुछ तो खुदा का आपका क्या ख्याल है कि अगर गलती हो गई, उन्होंने मान ली, एफिडेविट जमा करवा दिया, तो क्या होना चाहिए? गलती हो गई है, अब कबूल कर ली है, एफिडेविट जमा करवा दिया, क्या किया जाए? आप क्या समझते हैं? सर नहीं नहीं, देखें देखें भाई सुने सर, अब भाई उन्होंने गलती मानी नहीं है, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो यही कहते हैं, उनके वकला जो है शेरुल्लाह मरवत साहब हैं, उनके गौहर साहब हैं, उनके अहमद खान साहब हैं, वो तो यही बात करते हैं कि यार ये मौलवी ने बगैर की है। मौलवी जो है अगर जो निकाह खान था वो तो उनका पुराना साथी था, उनको तो उसका राज रखना चाहिए था। सर आप कभी चीजों को जरा गौर से दोबारा हमारी जो ऑडियंस है, अगर आप उनको जरा दोबारा अगर आप इसको क्या कहते हैं रिव्यू करवा दें, तो वो आपको कुछ स्वाब मिलेगा, कुछ थोड़ी सी बात मुझे भी स्वाब मिल जाएगा। हमें जो गालियां पड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे मीडिया के ऊपर कि हम लोग इमरान खान साहब को तनकीद की तरफ क्यों करते हैं, तो भाई हम उनपे तनकीद उनपे नहीं करते, इमरान खान साहब की जात पे हम कोई तनकीद नहीं करते, हम खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते हैं, हम खान साहब की किए हुए हरकतों के ऊपर हम तनकीद करते हैं। अल्लाह माफ करे, उनकी जाती जो पर्सनल जिंदगी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप गोबर के ढेर के अंदर खड़े होगे, दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे और कहोगे यार देखो पेशाब के छींटे जो है तुम्हारी सवार के ऊपर गिर गए हैं, और खुद आप गोबर के ढेर के ऊपर खड़े हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत तो कहना पड़ता है। और मेरा ख्याल है इतना सुनना भी आपको चाहिए, लेकिन अगर आप सुनना बर्दाश्त नहीं करते तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा साम दुरानी साहब, आप बैरिस्टर गौहर तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईद पे बाहर आ जाएंगे, वरना ईद के फौरन बाद तो इमरान खान साहब की रिहाई पक्की है। किस बेस पे इतने सब्ज बाग दिखा रहे हैं इमरान खान के चाहने वालों को? अब मैंने ना 2-3 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कॉलम लिखा है, और उसमें आपका जिक्र है भी है। उस कॉलम को आप पढ़े,
जी आप उस कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, डेफिनेटली आपने उसको पढ़ा भी है। जी और ये जो खाम ख्यालियां जो है ना, ये खाम ख्यालियां या खुशहालियां या खुश ख्यालियां जो है, ये हमें लेकर डूबी है। आप अजहर सदीक साहब को भूलिए। अजहर सदीक साहब ने तो तकरीबन को 4 माह पहले कह दिया था कि जनाब ये मंगल वाले दिन जो है वो खान साहब को, मैं ऐसे सीने पे हाथ मार के उन्होंने अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था कि जुमेरात वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब जो होंगे ना, मैं उनको छुड़ा के लेके जाऊंगा, बनी गाला में होंगे। और वो ना जुमेरात आई है, ना वो महीना आया है, ना वो तारीख आई है, ना वो साल आया है। सर देखिए, बेसिकली ये जो जितनी भी चीजें हैं, जी ये आप जो है अभी चंद दिन पहले भी एक इंडियन चैनल के ऊपर मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सवाल पूछा था। तो मैंने वहां भी उनकी गोश गुजार किया था कि भाई आप उनके मुखला से एक गुजारिश है मेरी कि यार आप केसेस को कानूनी बुनियादों पर लड़ो, आप सियासी बुनियादों पर मत लड़ो। और खुदारा खुदारा सियासी बुनियादों पर लड़के आपने इमरान खान साहब को इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया हुआ है कि वो बेचारे जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, मुझे एक बात बताए, गौहर खान साहब ठीक है उन्होंने बात कर ली, मान लिया। सर इस वक्त असेंबली के मजे कौन ले रहा है? गौहर खान ले रहा है कि इमरान खान ले रहा है? असेंबली के मजे हामिद जो है सेनेटरशिप के मजे हामिद खान ले रहा है कि इमरान खान ले रहा है? ठीक है। अगर आप इससे शेड्यूल, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, वो बस इंजॉय करते रहे, उनके नाम पे इंजॉय करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। सर देखिए, वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर जब ज़कात जो होती है वो जब खैरात जब बढ़ती है ना, हाँ, तो हाँ। फिर आपको पता है कि फिर वो जो डिजर्विंग होते हैं वो रह जाते हैं और नॉन डिजर्विंग होते हैं वो धक्के नहीं धक्के मार सर, के सर निकल देखिए जाते हैं। देखिए, इमरान खान साहब जैसा कोहना मश्क सियासतदान, क्या वो इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं? ऐसे लोगों के हाथों में सब कुछ दे सकते हैं जो ये चाहें कि ये बंदा जेल की सुलाखों के पीछे जलता रहे, ये सड़ता रहे काल कोठड़ी में, और हम इक्तदार को एंजॉय करते रहें? इज इट पॉसिबल कि इमरान खान साहब इतने सादा वाकई हुए हैं? सर आपके सामने ही है सर, वो सादा। सर इमरान खान साहब सादा वाकई नहीं हुए, इमरान खान साहब कानों के कच्चे वाकई हुए हैं। और बात सर ये है कि जब आप किसी शख्स को सिर्फ एक ही बात कहें तो बल्ले जी बल्ले 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 उबासी खान साहब, और ये देखें अभी अभी ये हो जाएगा। देखिए आपको भी पता है 126 दिन का जब धरना हुआ था तो इमरान खान साहब रोज कहते थे, ऐसे खड़े होकर उंगली ऐसे खड़े करते थे और कहते थे अंपायर की उंगली खड़ी होने लगी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। आप रोज लोग, अच्छा उसके बाद जब हुकूमत के अंदर आए तो फिर वो जो उंगली ऐसे खड़ी करते थे, वो ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं तुम्हारे जेल में से चलिए एसी भी निकाल सर, दूंगा। थोड़ा सा हम माजी में नहीं, हमने हाल में जीना है और यही कामयाबी का करीना है। सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब राना महमूदुल हसन, वो जब वोट कास्ट किया, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उन्होंने कहा पता नहीं किस बोझल दिल के साथ मैं आपको वोट दे रहा हूं। अच्छा ये क्या चक्कर है, 3 दफा का वजीर आजम, चौथी दफा का बड़ा पुरुमीद उम्मीदवार जो वजीर आजम नहीं बन सके, अगर उनका कारकुन ये मुस्लिम लीग नून से थे ना, फिर इन्होंने अपने मुफाद के लिए ज़ाहिर है डाइवर्ट कर लिया। क्या एक कारकुन डाइवर्ट नहीं कर सकता अपने मफादात के लिए? नवाज शरीफ कर सकते हैं, उन्हें ये इस्तेहकाक हासिल है। नहीं सर बिल्कुल। देखिए बात सुने, ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर नवाज शरीफ कर सकता है या इमरान खान कर सकता है या बिलावल भुट्टो कर सकता है या मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं या सिराजुल हक कर सकता है, तो इनका जो नीचे वाला जो कारकुन है वो नहीं कर सकता। सर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे सबसे पहले कारकुन को करना चाहिए। दूसरी बात सर ये है कि ये इलेक्शन के अंदर, सर आपको भी पता है कि एक जो हमारी मीटिंग के इफ्तार के मौके पर हम एक नून लीग के एक सरकर्दा रुकन से, मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगा, डेफिनेटली आप उनका नाम नहीं देंगे, उस मुलाकात में आप भी शामिल थे। और उसमें मैंने जब उनसे ये बात की थी कि सर जहां तक मुझे समझ आई है कि नवाज शरीफ का जो पूरा का पूरा पैनल था या उसका जो ग्रुप था उसको एक साइड पे किया गया और शहबाज शरीफ का ग्रुप या वो पैनल जो था उसको एक फ्रंट के ऊपर लेके आया गया। तो आप भी क्योंकि नवाज शरीफ ग्रुप के थे, लिहाजा आप भी जो है वो तंग हो रहे हैं। तो अब आपका क्या प्लान है? तो ये बात उन्होंने बिल्कुल मानी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कि जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो सारी सियाको सबात के साथ बिल्कुल क्लियर है कि नवाज शरीफ का जो ग्रुप है या नवाज शरीफ के करीबी जो लोग हैं वो इस हुकूमत में या असेंबली के अंदर आपको खाल खाल ही नजर आएंगे। वो इजी नहीं फील कर रहे, उनको लगता है कि यार वो सही जगह पे नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल इसमें अच्छा, देखिए फिर बड़ी फिर क्लियर सर बात ये कमेंट कर दीजिए कि नवाज शरीफ का 3 दफा के वजीर आजम का सबके सामने राना महमूदुल हसन से ये कहना कि बोझल दिल के साथ आपको वोट दे रहा हूं, कितने बड़े जर्फ का मुजाहरा किया उन्होंने। सर देखिए, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने हकीकतन हकीकतन सर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको ये बात कह के उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उन्होंने यकीनी तौर पे उसकी जड़ों को मजबूत किया है। क्योंकि आज एक शख्स, एक लीडर जो है, अगर अपने वर्कर से अगर ये बात कह रहा है कि मैं तुमसे परेशान हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारे जाने की वजह से परेशान हूं और मेरी अपनी कोताहियां, बेसिकली ये देखें बिटवीन द लाइंस को, अगर हम देखें बिटवीन द लाइंस को हम देखें तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूरी का इजहार किया है उनसे, क्योंकि ये महमूद हसन साहब जो है, इनको मुल्तान से जब इनको कहा गया था और ना जाने कौन से ऐसे वाकयात थे, हालात थे जिनकी वजह से इनको टिकट नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उन्होंने इनको अप्रोच किया और उसके बाद वो आपके सामने है। जी जी। तो बात यह है कि अंडर द लाइंस को अगर हम देखते हैं तो ये जो अपनी बेचारगी का या उन्होंने अपनी अफसुर्दगी का इजहार जो किया है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको शायद याद होगा कि एक दफा रजा रब्बानी साहब ने भी सेनेट में एक वोट देते हुए, जो कि उनकी तबीयत जो बिल था उनकी तबीयत के बिल्कुल ऑपोजिट था, उन्होंने ना उसको वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये वोट दूं, लेकिन क्योंकि मेरी पॉलिसी, मेरी पार्टी की पॉलिसी लाइन है, आई हैव टू एक्ट अपॉन इट, और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। तो ये कुछ शख्सियत ऐसी हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कि अपनी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें जरदारी साहब भी किसी हद तक शामिल हैं। अच्छा। जरदारी साहब जी, क्योंकि जरदारी साहब अगर तो अच्छा, बात करते हैं, ये कैसी रवायत है सर? आप देखिए ना, आप नवाज शरीफ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये कैसी रवायत है? एक शख्स जिसको वोट मिले ही नहीं, एक शख्स जो मतलब 25% भी वोट नहीं ले सका, लेकिन उसी का छोटा भाई हुकूमत कर रहा है। सर ये कैसी सियासी रवायात हैं? एक शख्स को आपने जेल की सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, वो फिर भी आपसे 2 गुना वोट ले गया, तो आपने उसको एडमिट नहीं किया कि ही इज द विनर, ही हैज वोन द हार्ट ऑफ अ कॉमन पीपल। तो देखें, ये जो है ना, यहाँ पे अब भाई आपने थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें। मैं अगर नवाज शरीफ की अगर मैं तारीफ कर रहा हूं तो मैंने अपना जरदारी साहब की भी तारीफ की है साथ में। दूसरा, इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं तो सर देखिए, आप, मुझे नहीं मालूम कि आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं, क्यों मिस हो रही है कि जब इनको दावत दी गई थी कि भाई आप आए और आके आप अपनी हुकूमत बनाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी 110% इनके साथ हुकूमत बनाने को तैयार थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, अब सर ये देखिए, लतीफ खोसा का आज ही का बयान है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जाती अना जो है, नहीं सर, अना नहीं है, अना नहीं है। देखिए जाती अना है सर, गैरत क्या हुई है सर? मेरी बात सुनिए सर, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप सर? देखें सर, खोसा साहब ने जो बात की है सर, बिल्कुल गलत बात की है। खोसा साहब ने बेसिकली इमरान खान साहब की बात की, या इमरान खान साहब के अंदर और हवा भरी, उनको और जो है ना बात पर चलाने की कोशिश की है, पंप किया है। सर देखिए, यही चीजें हैं, यही बातें हैं जिनकी वजह से इमरान खान जो है ना वो जेल के अंदर है। सर देखिए, बात सुने, जब तमाम के तमाम पार्टीज ने कहा कि आओ मिलकर बैठ के बात करते हैं, तो क्या कहा गया? मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तमाम के तमाम पार्टीज ने मिलकर ये कहा कि यार आओ बैठ के हम जमहूरियत पर बात करते हैं, मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तमाम पार्टीज ने कहा कि हम मैशत पर बात करते हैं, जी मैं लुटेरों के साथ बैठ के बात नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि आए बैठ के हम मुल्क को इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, तो क्या जवाब मिला कि मैं ऐसे बंदों के साथ बैठ के काम नहीं करूंगा जिनकी जो खवातीन है वो कतरियों जो उनके खतूत लेके आती है। अल्लाह माफ करे, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। सर देखें, इमरान खान साहब जो है, जो जिस तरह उन्होंने अंडर द बेल्ट चीजें लोगों पे अटैक किए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद सताइशी का शिकार हैं, अना और तासुब उनमें मुजजन है। जब तक वो अना तासुब के बुत नहीं तोड़ेंगे, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मामलात मुस्बत समत में जाते नजर नहीं आते। आप ये कह रहे हैं?
सर बिल्कुल ऐसे आपके सामने अच्छा है, मुझे सर बताएं सर मुझे क्या मुझे ये फरमा दीजिए, तोशा खाना केस की क्या वैल्यू है कि तोशा खाना केस इमरान खान पर थोपा गया। इसके बरक्स सदर आसफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, सब ने तोशा खाना से फायदे उठाए हुए हैं, सब ने कुछ ना कुछ उससे लिया हुआ है। तो क्या इमरान खान ही जेल की सुलाखों के पीछे इस केस के तवस्सुस से क्यों है? सर देखिए बात यह है, इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना से चीजें ली, बहुत ज्यादा ली। जरदारी साहब ने ली, बिल्कुल ली। उसके अलावा शहबाज शरीफ ने ली, बिल्कुल ली। जितने भी पाकिस्तान के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ली, बिल्कुल ली। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो तोहफे लिए इन्होंने मार्केट में सेल नहीं किए। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने बवान में दोहल इस बात का ऐलान किया कि मैंने तोहफे तो सेल कर दिए, मेरे पास तो तोहफे थे ही नहीं, मैंने लिए हैं, मैंने सेल कर दिए। सर आपकी प्रॉपर्टी एक आपने खरीद ली है, जब एक खरीद ली है। सर नहीं, बिल्कुल नहीं 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 सर, नहीं सर, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का कानून सर ये कहता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप इन तोहफों को ले सकते हैं लेकिन आगे सेल आउट नहीं कर सकते, ये आपके पास एक सिविलियन के तौर पर रहेंगे। अगर ऐसी बात है तो सर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ 1970s में जो लोगों को तोहफे जो तोशा खाना से उन्होंने लिए अभी तक सर उनके घरों के अंदर मौजूद है। सीनियर साहब सलाहुद्दीन भट्ट साहब ने हमें असाम दुरानी साहब ज्वाइन किया है। सलाहुद्दीन भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मामलात चल रहे हैं, खत पे खत आए जा रहे हैं, इंथ्रॉकस का बड़ा वावेला है। सर कौन है जो बेसिकली ये खतूत भेज रहा है? आपके ख्याल में कौन सी ताकत मौजूदन है इन ठीक है जी, असाम दुरानी साहब आपसे ही जवाब चाहूंगा, इन खतूत के पीछे कौन सी ताकत मौजूदन है? सर ये जो खतूत आप बात कर रहे हैं सर, बेसिकली मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे जो हमारे यारान हैं वो ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त दे के तो 6 जज को कहा कि वो खत लिखें, और उसके बाद जो बाकी अभी जो चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को जो थ्रेट फुल जो वो खतूत आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं एंथ्रेक्स भी मौजूद है, तो सर ये शायद कयास यही है कि ये वही लोग हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो अदलिया के ऊपर 9/11 करने की कोशिश की, जिसमें वो 6 जजेस के खतूत के बारे में की शक्ल में, लेकिन जब उसमें उनको उस किस्म का बेनिफिट या उस किस्म की वो चीजें नजर नहीं आई जिससे वो बेनिफिशियल हो सके किसी तरह से भी, और जिसके जवाब में जो अब उन्होंने अदलिया को थ्रेट करने की जो है अब ये कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभी दूसरी बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई मैं और पॉइंट कहना, मैं किसी पार्टी का नाम लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी दहशतगर्द तंजीम का नाम लेना अभी कबज़ वक्त होगा, क्योंकि इसमें जब तक कि किसी किस्म की सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं आएगी उस वक्त तक जो है मैं या कोई भी शख्स जो है आगे कम से कम मैं जो हूं मैं उसके ऊपर कोई फाइनल कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है सलाहुद्दीन भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलाहुद्दीन भट्ट साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत गए, फिर अभी खतूत का सिलसिला जारी है, सर क्या खुराक कौन सा निकलेगा, कहां से आ रहे हैं ये खत, कौन किसको थ्रेट करना चाह रहा है? भट्ट साहब की कॉल फिर कट गई है। अच्छा असाम दुरानी साहब, आपसे मेरा सवाल है, चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। हम आपकी तवज्जो उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 आसामियां खाली हैं। सर ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर क्या वाकई अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हो रही है? क्या इतने बड़े लेवल पे अगर ये कुछ हो रहा है तो बाकियों से क्या गिला है? सर ये तो जो है ना, ये मैं ना मानने वाली बात है। सर देखिए ये आज से कुछ अर्सा पहले तक उमर अता बलियाल साहब जब तक यहाँ पे मौजूद थे और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर वो गंज बख्श फैज आलम मजहर खुदा रहनुमा, वो जो फैज था ना, जो फैज का यहाँ पे दरिया बह रहा था ना, तब तो उस वक्त तो यहाँ पे किसी को भी कोई चीज पाकिस्तान के अंदर याद ही नहीं आ रही थी। सबसे पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम जुडिशरी तक कोई बंदा जो था वो किसी भी किस्म की नेपोटिज्म के ऊपर या किसी भी किस्म की इन्फ्लुएंस के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। अब जैसे ही वो जो फैज का जो दरिया जो बह रहा था सर, वो दरिया सूख गया, उसके बाद उमर अता बलियाल साहब भी बाहर चले गए, तो
तो अब सब कुछ चीजें रह की याद आ रही है। अभी आपको भी सामने है सर, ये चंद दिन पहले की बात है कि एक हमारे अपना पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब है, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो एंट्री हो जाए वो नहीं हो सकी। तो उनको पता है अभी ये 5-7 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर होने से पहले पहले आपके सामने हमारे साहब को 51 केसेस के अंदर कितने सेकंड में उन्होंने उनको जो है वो जमानत दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये फरमाइएगा, ये सारे फैसले पेशावर हाई कोर्ट से ही क्यों लिए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सर पहले इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट कर रही है। सर देखिए बात तो क्या है, बात यह है कि सर उनको पता है कि पिछले 10 साल से इनकी पीटीआई की हुकूमत जो है वो केपीके के अंदर उनकी हुकूमत है, और उसके बाद अगर जब तक उनको अच्छी फेवर देते रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी जैसे ये हुकूमत में इनकी रहेगी या मरकज में जब इनकी हुकूमत दोबारा बनेगी तो इनको जो है ना कोई अच्छा होता सर अभी तो आप कह रहे थे कि खान साहब बाहर ही नहीं आएंगे तो मरकज में हुकूमत कैसे बनेगी? आप कह रहे हैं कि तो इनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सोच में तो कोई पाबंदी नहीं है, सोच तो वो तो उमर अता बंदियाल साहब ने भी जो था ना, वो तो जेल से स्पेशल BMW गाड़ी भिजवा के उनको बुलवाया था, और उनको जो था वो मुजाहिद अव्वल का जो था उनको ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि उनके जहन में तो बिल्कुल यही था कि ये अब तो इनकलाब जो है वो आ चुका है, इमरान खान साहब जो है वो हर चीज के ऊपर हावी हो चुके हैं, वो जो बैठकों में जा चुकी है, जनरल आसिम अली साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और तमाम की तमाम जो पार्टियां हैं PDM की वो खुले लग चुकी है, और उसके बाद इमरान खान साहब जाने, और वो कहते हैं 5-7 मरण गवांडना के रंजी मुताब चढ़े गलियां होंगे सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे। तो मिर्जा यार देखिए कुछ सोच है, खुश ख्याली है, जैसे मैंने भी कॉलम की आपसे बात की, वो अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ सोच है, हमारी सोच है कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो शायद आपको याद होगा एक दफा पहले मैंने आपको कहा था एक तेरी रजा है एक मेरी रजा है, अगर तू लग उसमें जो कि तेरी रजा है तो मैं तुझको उलझा दूंगा उसमें जो कि तेरी रजा है, और अगर तू लग उसमें जो कि मेरी रजा है तो मैं तुझको लौटा दूंगा वो सब जो कि तेरी रजा है। तो भाई मेरे कुछ तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम सिर्फ अपनी रजा की खातर लगे होते हैं, तो फिर वो जो होता है ना वो हमें उलझा देता है उन सब के अंदर जो कि सिर्फ हमारी ही रजा होती है। तो देना तो उसमें वही होता है, देना तो उसमें वही होता है जो कि रब की मर्जी होती है। अच्छा, खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ वजारतों के इजाफी कलमदान सौंप दिए, जबकि 3 नए कोऑर्डिनेटर्स तैनात कर दिए। सब एक जानिब तो शोर डाल रहे हैं कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बहुत मुश्किल है, मईशत तबाह हो गई है। दूसरा ये वजारतों पे वजारतें कहाँ से सर खर्चे पूरे होंगे? सर नहीं देखिए, ये जो 5 वजारतें जो उन्होंने दी, 5 बंदों को नए कलमदान दिए, इसका मतलब ये हुआ कि सर बेसिकली उन्होंने खर्चे कम किए, क्योंकि इसके लिए अगर एक सर एक अलग सपोज मैं एक वजीर हूँ और मेरे पास स्पोर्ट्स की एक मिनिस्ट्री है, और उसमें मुझे एक ऑफिस मिला हुआ है, मुझे उसके अंदर गाड़ी मिली हुई है, मुझे उसके अंदर स्टाफ मिला हुआ है, सारा कुछ है, और मैं बकायदा जो है एक ऑफिस में जाता हूँ तो उसके साथ में उसका एक खर्चा है, उसके साथ एक और मिनिस्ट्री है जो कि स्पेशल एजुकेशन की है या किसी और चीज की है। तो अगर वो भी मुझे दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम की तमाम चीजें जो उठा के या एक सेंटर के अंदर लेके आएंगे, उसमें सर मुझे एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं देनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा जो है ऑफिस नहीं देना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा मेरे खर्चे नहीं देने पड़ेंगे, मेरे एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बात ये होगी कि आपको भी पता प्राइवेट जो अदारे होते हैं, आप भी प्राइवेट अदारों में काम करते हैं, मैं भी प्राइवेट अदारों में काम करता हूँ, यहाँ पे एक बंदा जो है वो एक सैलरी लेता है लेकिन काम जो 3-4 ठीक है। रामदरानी साहब एक कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम जारी है, वो विल बी राइट